जय हिंद साथियों, आप सभी का स्टडी विद उमराव चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज का जो हमारा डिस्कशन है वो हिंदी के 7वें प्रैक्टिस सेट पर होने वाला है। अगर आपने उत्तर प्रदेश पुलिस की वर्दी पहनने का सपना पाल रखा है और साकार हो तो यहाँ पर रुके रहिएगा, स्किप करके मत जाइएगा। अगर स्टार लगाने हैं एसआई वाले तो भी यहाँ पर बने रहिएगा। आप पेट वाले भी देख सकते हैं, बाकी ऑल वनडे एग्ज़ाम जहाँ पर हिंदी एज ए सिलेबस आती है वो बच्चे भी देख सकते हैं, लेकिन मोस्टली टारगेट आपके यूपीपी और एसआई वाले पेट वाले भी हैं। अगर यहाँ पर बात करें बेटा प्रश्नों की, तो टोटल नंबर आपको 50 प्रश्न देखने को यहाँ पर मिलेंगे। पहली बात, आज सिलेबस पर आधारित होंगी, कहीं बाहर नहीं जाने वाला। डिटेल शानदार मिलेगा। 6 प्रैक्टिस सेट हो गए हैं, देख लेना। डिटेल में जाना है प्लेलिस्ट में जाओ और सब पूरे टॉपिक को फिनिश कर दो। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहा जाता है? तो भाषा की, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, इसके बीच में जो बेटा माध्यम का काम हो रहा है ना, वो भाषा कर रही है। मतलब मेरे मन के भाव हैं, विचार हैं, मैं उनको व्यक्त करना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे एक माध्यम चाहिए था, और वो माध्यम का काम कौन कर रहा है? भाषा कर रही है। तो ये तो रही भाषा की परिभाषा, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा है? शब्द बेटा क्या होता है ना, ये वर्णों से मिलकर के बनता है, और वर्णों से मिलकर बनता है तो सबसे छोटा तो हो नहीं सकता, इसलिए ऑप्शन नंबर ए तो कट हो जाएगा। स्वर क्या होता है बेटा? वर्ण के अंतर्गत ही आते हैं, और आपका व्यंजन भी वर्ण के अंतर्गत आते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। आपकी भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है उसे हम वर्ण या अक्षर के नाम से जानते हैं, और अक्षर का जो अर्थ है बेटा वो अनासवान है। क्या है बेटा? अनासवान है अक्षर का अर्थ, ठीक है, समझ लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होता है उसे क्या बोला जाता है? मतलब आपने क्या किया, भिन्न भिन्न स्वरों को उठाया, उनका मेल करवा दिया, उसके बाद एक्चुअली में कौन सा स्वर उत्पन्न होगा? तो वहाँ पर बेटा आपका संयुक्त स्वर उत्पन्न होगा। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर दीर्घ स्वर की बात करें तो बेटा बड़ा आ हो गया, बड़ी ई हो गया, और बड़ा ऊ को दीर्घ माना जाता है, ठीक है। मूल स्वर में अगर बात करें, छोटा आ हो गया, छोटी ई हो गया, छोटा ऊ हो गया, और री से ऋषि बाबा, ये आपके मूल स्वर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो इतनी सारी बातें हैं जो एक्सप्लेनेशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और परीक्षा में फंसा सकता है, वो मैं यहाँ पर आपको ऑलरेडी बताते हुए चलूँगा, कराते हुए चलूँगा, जिससे कि किसी प्रकार का डाउट आपके दिमाग में ना रहे। प्रश्न है बेटा कि बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं। पाठशाला से कंफ्यूज मत करिएगा बेटा, पाठशाला मतलब स्कूल जा रहे हैं। इस वाक्य में कौन सा कारक? कारक की परिभाषा होती है कि कर्ता, कर्म और क्रिया में संबंध जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं वो आपके क्या होते हैं बेटा? कारक होते हैं, ठीक है। बात समझ रहे हो ना? मतलब कर्ता, कर्म और क्रिया में जो संबंध जोड़ने का काम करते हैं वो आपके क्या होते हैं? वो कारक होते हैं, ओके। तो यहाँ पर बस से, अब यहाँ पर पूछ रहा है कि यहाँ पर कारक कौन सा है? तो यहाँ पर से जो दिया गया है ये क्या कर रहा है? इसके अगर हम अर्थ को तोड़ेंगे तो अर्थ बेटा निकलेगा के द्वारा। मतलब कह रहा है कि बच्चे बस के द्वारा। अलगाव का भाव नहीं है, और अलगाव का भाव नहीं है इसलिए अपादान तो हो ही नहीं सकता। सो ऑप्शन नंबर सी तो पहले ही इसमें कट हो जाएगा, क्योंकि अपादान कारक में से तो कारक चिन्ह होता है, लेकिन ये जो से होता है ये अलगाव को प्रदर्शित करता है। अब आगे बात, ये से जो है बेटा करण कारक में भी होता है, लेकिन जुड़ाव को प्रदर्शित करता है, के द्वारा का भाव रखता है। सो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बच्चे बस से, यहाँ पर जो से दिया गया है ना कारक, कारक चिन्ह कौन सा है, किसका है? तो बेटा करण कारक का है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। संप्रदान में बेटा आपको को आता है, के लिए के अर्थ में आता है, कर्म आपका यहाँ पर होगा नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है? बी बिल्कुल राइट है। निम्नलिखित वाक्यों में से अकर्मक क्रियार्थक वाक्य कौन सा है? अकर्मक का मतलब होता है जिस वाक्य में कर्म नहीं दिया गया लेकिन आपके क्रिया की भी बातें कर रहा है। मतलब क्रिया होनी चाहिए लेकिन अकर्मक होनी चाहिए, मतलब उसके साथ कोई कर्म नहीं होना चाहिए। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, बिल्कुल सही दिया गया है। बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, तो यहाँ पर घड़ा तो आपका सब्जेक्ट के रूप में दिया गया है। अगर बात करें और कोई यहाँ पर कर्म दिया गया है तो कर्म यहाँ पर नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बेटा आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर है। आगे आप बढ़ोगे
तो कहीं ना कहीं आपको कर्म मिल जाएगा तीनों वाक्यों में। सो अन्य ऑप्शन नहीं होंगे, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए और बंदे की मेहनत तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, मोटिवेशन बढ़ाने के लिए। इससे क्या होता है, ऊर्जा का संचार होता है और मैं भी पूरी ऊर्जा के साथ मैदान में उतर करके आप सभी को, समझ रहे हो ना, बाकी आगे बताने की आवश्यकता है नहीं। कऊ रावण रावण जग केते पद में रावण शब्द का प्रयोग क्रमशः किस किस अर्थ में हुआ है? क्या जातिवाचक और व्यक्तिवाचक दोनों संज्ञाओं के रूप में प्रयोग किया गया है, या फिर आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा और आपके जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा, अच्छा दो बार दिया गया है, व्यक्तिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक, यहाँ पर जातिवाचक ले सकते हो आप। ठीक है, जातिवाचक मैंने कर दिया, ओके। चलिए अगला कह रहा है व्यक्तिवाचक जातिवाचक है, तो यहाँ पर यार भाव ले लो, कुछ भी ले लो, भाववाचक ले लो, मतलब किसी में से कुछ को कर लो। जातिवाचक जातिवाचक दिया गया है। कहने का मतलब ये कह रहा है, अब एक्चुअली मैं कुछ समझाना चाहता हूँ। यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा क्या होती है बेटा? जातिवाचक संज्ञा में किसी जाति का पूरा पूरा बोध होता है। जैसे मनुष्य एक जाति है, गाय एक जाति है, पहाड़ एक जाति है, हाथी एक जाति है, कुत्ता एक जाति है। तो समझ रहे हो ना, जाति के बारे में हो गया। अगर व्यक्ति के बारे में बात करें तो किसी प्रॉपर व्यक्ति के बारे में बताता है, किसी वस्तु के बारे में बताता है, किसी प्रॉपर एक के बारे में। जैसे कि मेरा नाम सत्येंद्र उमराव है, आपका कुछ नाम हो सकता है, आपके यार दोस्तों का नाम हो सकता है, किसी वस्तु का नाम, मतलब जिसका नाम एक होगा ना, फिक्स होगा उसका नाम, वो आपके व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आएगा। ओके, तो यहाँ पर आपसे वो जानना चाहता है भाववाचक संज्ञा में क्या होता है बेटा? भाव दिया गया होता है, भाव की प्रधानता होती है इस संज्ञा में। तो यही सारे आपके ऑप्शन दिए गए। अब चलिए हम चलते हैं। कहु रावण रावण जग केते, ये 5वें नंबर का प्रश्न है। थोड़ा सा समय मैंने यहाँ पर दिया एक्चुअली समझाने के लिए। तो यहाँ पर एक्चुअली क्या है, ये पहला रावण दिया गया है ना, ये बेटा आपके व्यक्तिवाचक में दिया गया है। किस में दिया गया है? पहला वाला रावण जो है बेटा, ये व्यक्तिवाचक में दिया गया है। और दूसरा वाला जो रावण है, किस में दिया गया है? जातिवाचक में दिया गया। ये दूसरा वाला रावण बेटा किस में दिया गया है? जातिवाचक में दिया गया है। सो ऑप्शन कहाँ मिलेगा? पहले व्यक्तिवाचक होना चाहिए, फिर जातिवाचक होना चाहिए। व्यक्ति जात, लो ऑप्शन नंबर सी में बेटा मिल गया, व्यक्ति और जाति। ऑप्शन नंबर सी में आपको मिल गया, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट। मतलब पहले वाला जो रावण है वो व्यक्तिवाचक में है, क्योंकि प्रॉपर रावण, रामायण वगैरह देखिए आपने, रावण सीता जी को हरण करके ले गया था। और यहाँ पर पूरी रावण जाति के बारे में बताया जा रहा है। सो यहाँ पर पहले आपका व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक। थोड़ा समय लिया है मैंने, मैं मानता हूँ, ठीक है, लेकिन एक्चुअली क्या है ना, समझाते हुए चलना है बच्चों को, नहीं तो कंफ्यूज कर जाओगे। क्योंकि एक छोटा सा कंफ्यूजन आपके नंबरों को ले डूबेगा, और उसके बाद क्या होगा आप सभी जानते हैं। राजनगर में आए अर्थ के अनुसार यह वाक्य निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? ठीक है, बस इतना ही लिखा हुआ है, राजनगर में आए। जरा देखें कुछ ऊपर तो नहीं चला गया, नहीं है, ठीक है, इतना ही है। राजनगर में आए अर्थ के अनुसार यह वाक्य निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आएगा? क्या यह संदेश देने का काम कर रहा है, या फिर विधानार्थक है, संकेतार्थक है, इच्छाबोधक है? मैं सच बता रहा हूँ, 50 में 45 प्लस करके दिखाना, तब समझ में आएगा। और अगर आपने कर लिया ना तो तैयारी आपकी ठीक ठाक है, मतलब काम बन जाएगा। वर्दी और स्टार दोनों प्रतीक्षा में हैं, जो फार्म भरोगे भैया वहीं चीर के आओगे। ओके तो बेटा यहाँ पर राजनगर में आए, यहाँ पर एक्चुअली संदेश देने का काम किया जा रहा है। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हरिणा का स्त्रीलिंग है? ये यहाँ पर जो हरिणा लिखा गया है ना, स्त्रीलिंग रूप क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो एक्चुअली बेटा जो हरिणा है ना, इसका जो स्त्रीलिंग है वो हरणी है। क्या है? हरणी। ऑप्शन नंबर ए 7 का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए यहाँ तक बेटा समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। बाकी अगर कोई संदेह है तो कमेंट करके बिल्कुल बताइए, और अच्छे बच्चों के तरीके कमेंट किया करो, ठीक है। कमेंट नहीं करते हो बैड मैनर में आता है। ओके, बताया करो भाई। निम्नलिखित शब्दों में से संबंध बहुव्रीहि सामासिक शब्द कौन सा है? बहुव्रीहि तो होना चाहिए,
लेकिन संबंध बताने वाला बहुव्रीहि होना चाहिए। बहुव्रीहि समास की अगर हम परिभाषा की बात करें तो जिस समास में न पूर्व पद की प्रधानता होती है न उत्तर पद की प्रधानता होती है, किसी और की प्रधानता होती है, मतलब जो दो बाहुबली होते हैं उनमें से कोई बहादुर नहीं होता, किसी तीसरे की विशेषता को बतलाने का काम किया जाता है, वहाँ पर बेटा आपका बहुव्रीहि समास होता है। तो ये तो रही परिभाषा। लंबोदर हो गया, दशानन हो गया, दशमुख हो गया, ये बेटा आपके बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं। अब यहाँ पर एक्चुअली बताना है कि संबंध बहुव्रीहि के अंतर्गत 8 नंबर के प्रश्न में कौन सा आंसर सही है। तो दशानन, दशानन का एक्चुअली में क्या है, रावण से संबंध दर्शाया गया है। रावण को बेटा दशानन के नाम से जाना जाता है। 10 माने गिनती के 10 हो गया, आनन मीन्स होता है सिर, मतलब जिस बंदे के 10-10 सिर हो वो दशानन होता है, रावण होता है, दशमुख होता है, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर आपका संबंध बहुव्रीहि दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है, आगे बढ़ने की हमें आवश्यकता है नहीं। अगला प्रश्न बेटा दिया गया है कि संस्कृत के मूल शब्द जो हिंदी भाषा में प्रचलित हैं उन्हें क्या कहा जाता है। बेटा संस्कृत के जो शब्द हैं उनका ज्यों का त्यों अगर हिंदी में हम प्रयोग कर रहे हैं, मतलब संस्कृत में जैसे दिए गए हैं वैसे ही हम हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं, नो चेंज के साथ, कोई चेंजमेंट नहीं कर रहे, कोई बदलाव नहीं कर रहे, वो आपके तत्सम शब्द होते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका क्या होगा, बिल्कुल 9 का राइट आंसर हो जाएगा। तो तत्सम शब्द के नाम से जाना जाता है। अब आपके मन में प्रश्न होगा सर तद्भव भी तो कुछ होता है। हाँ बेटा, संस्कृत के जो शब्द होते हैं उनको अगर आपने बदल लिया, अपने अनुसार परिवर्तित कर लिया, अपनी सुविधा के अनुसार चेंज कर लिया, उसके रूप में कुछ न कुछ परिवर्तन कर लिया और उसका प्रयोग आप कर रहे हैं, तो वो बेटा तद्भव कहलाता है। ठीक है, मतलब संस्कृत शब्दों का बदला हुआ रूप जो होता है वो बेटा तद्भव होता है। विदेशी भाषा का कोई भी शब्द हो जो विदेश से आया हो, चाहे फारसी भाषा का हो, अरबी का हो, अंग्रेजी का हो, चीनी का हो, मतलब किसी दूसरे देश की भाषा के शब्द हैं, हमारी हिंदी भाषा में आकर के मिल गए हैं। और आप सभी जानते हैं जो हमारी हिंदी भाषा है वो सब का समागम साथ में लेकर के चलती है। एक नदी है, कहीं का भी पानी डाल लो उसको साथ में लेकर चल देती है, तो बस समुंदर है एक तरीके से। तो विदेशी भाषा, देशज शब्द बेटा वे शब्द होते हैं जिनका जन्म देश में ही हुआ है, विशेष करके देहात क्षेत्रों में, जैसे टट्टी जानते होगे, बोले कहाँ जा रहे हैं बाबू, टट्टी जा रहे हैं, लोटा हो गया, है ना, इस तरीके से। तो ये बेटा देशज शब्द के अंदर जिनका जन्म देश में हो गया है और पता ही नहीं चलता एक्चुअली आए कहाँ से हैं, ठीक है, तो वो देशज में होता है। चलिए अगला प्रश्न बेटा देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है, अनुकरणीय एक शब्द दिया गया है, अनुकरणीय पूरा शब्द है और इसमें आपसे पूछा गया है प्रत्यय कौन सा लगाया गया है। क्या यहाँ पर अनुप्रत्यय लगाया गया है, करण लगाया गया है, ई लगाया गया या फिर ई लगाया गया। अब एक्चुअली क्या है ना, बच्चे कंफ्यूज कर जाएंगे, बोलेंगे सर अनु लगा दिया हमने। बेटा समझना होगा आपको, कोई आपका शब्द दिया गया होता है और अगर शब्द के पहले आप कुछ लगाते हैं, अगर शब्द के पहले कुछ आप ऐड करते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, उसे उपसर्ग कहा जाता है। क्या बोला जाता है बेटा, उपसर्ग बोला जाता है। अगर शब्द के बाद में आप कुछ ऐड करते हैं बाद में, तो उसे बेटा क्या कहा जाता है, तो उसे प्रत्यय कहा जाता है। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि हमें बाद वाला बताना है, पहले वाला नहीं बताना है। तो अब क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पर अनुकरण लिखा गया है, मतलब यहाँ पर जो लिखा है बेटा वो आपका क्या लिखा हुआ है, अनुकरण लिखा है, और इसमें ई जोड़ दिया गया है। और ये जो ई है ना, यही प्रत्यय है, क्योंकि किसी शब्द के बाद में जो कुछ भी जोड़ा जाता है वो प्रत्यय की कैटेगरी में आता है। सो बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बेटा दिया गया है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। मतलब एकदम शुद्ध वर्तनी किसकी है, सही वर्तनी किसकी है, मतलब कोई गलती नहीं है, एक शब्द है। अंतरराष्ट्रीय, ध्यान से देखिएगा, 10 नंबर का प्रश्न है, नहीं 11 नंबर का है, 11 नंबर का। अंतरराष्ट्रीय लिखा हुआ है, अंतरराष्ट्रीय लिखा हुआ है, अंतरराष्ट्रीय लिखा हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय लिखा हुआ है। यार अंतर्राष्ट्रीय लिखा है मतलब रा तो इसमें कहीं है ही नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल कट हो जाएगा। दूसरी बात, अंतरता के बाद में रा आना चाहिए, इसमें तापे ही उड़ा दिया, इसलिए ये भी आपका कट हो जाएगा। अब क्या है ना, 2 ऑप्शन दिए गए हैं,
एक आपका लिखा हुआ है अंतर और धन राष्ट्रीय, एक ये दिया गया है, और दूसरा आपका क्या लिखा हुआ है अंतरराष्ट्रीय। अब बताओ कौन सा सही है दोनों में से, मैंने काफ़ी करीब पहुंचा दिया है। तो इसमें से राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है अंतरराष्ट्रीय। यह जो रा है ना, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो रा था ना, रा, जब इसके बाद में कोई व्यंजन आता है, इसके बाद में क्या आता है, कोई व्यंजन आता है, तो ये जो रा होता है ना, ये रेफ का काम करने लगता है, इस तरीके की उड़ंत में बदल जाता है। सो अंतर्राष्ट्रीय ए ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट है। कुछ बच्चे ऑप्शन नंबर बी भी लगा सकते हैं, तो बताना मुझे। ठीक है, चलो अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित, क्या लिखा हुआ है बेटा, निम्नलिखित वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है। मतलब 4 में से एक शब्द आपका सही रहने वाला है, और उस शब्द का क्या करना है बेटा, आप सभी को चुनाव करना है। 12 नंबर का प्रश्न है, क्या ये द्वंद्व सही है? नहीं सही है यार, ये बिल्कुल नहीं सही है, बिल्कुल कट हो जाएगा। द्वंद्व ऐसे लिखा जाता है, ऐसे और ऐसे और ऐसे, ऐसे करके द्वंद्व लिखा जाता है। ठीक है, तो अब एक्चुअली है कहाँ पर, तो ये आपके ऑप्शन नंबर डी में ऑलरेडी मिल रहा है। सो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा बेटा, बिल्कुल राइट आंसर 12 नंबर प्रश्न का हो जाएगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा होगा, आशा करता हूँ बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर फिर भी किसी प्रकार का कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स खाली है मेरे दोस्त। पॉकेट मार शब्द में समास कौन सा है? बेटा 2 या 2 से अधिक पद जब आपस में मिलते हैं और किसी नए शब्द का निर्माण करते हैं, वो आपका समास होता है। यहाँ पर पदों का मेल होता है और उसके बाद जो खेल होता है वो आपका समास होता है। और संधि भी यहीं पर समझ लो, संधि में 2 समीपवर्ती वर्णों का मेल होता है, उसके बाद तगड़ा वाला खेल होता है, तो वहाँ पर आपकी संधि होती है। समास में 2 पदों का मेल होता है, समझ रहे हो, मतलब 2 शब्दों को भी कह सकते हो आप, 2 पदों को भी कह सकते हो, उनका मेल होता है। उसके बाद जो शब्द का निर्माण होता है वो समास होता है। और समास को तोड़ना समास विग्रह कहलाता है, संधि को तोड़ना संधि विच्छेद कहलाता है। पॉकेट मार शब्द में समास कौन सा है? अब अगर इसको हम तोड़ेंगे 13 नंबर के प्रश्न को, तो इसका मतलब हो जाएगा पॉकेट को मारने वाला। ठीक है, पॉकेट को मारने वाला अर्थात पॉकेट को चुराने वाला, पॉकेट को चुराने वाला मतलब जो हमारी जेब है ना उसको काटने वाला, मतलब वो बंदा जो जेब को काट लेता है वो आपका क्या होता है, वो पॉकेट मार होता है। और भैया जो पॉकेट मार होता है ना वो तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। बेटा आपके समास पर ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो बना हुआ है, डिटेल में आप देख लेना, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। आंख मूंद के निशाना मारोगे और वहीं पे लगेगा जा करके। अव्ययी भाव समास में क्या होता है बेटा, जिस समास में अव्यय की प्रधानता होती है, पूर्व पद अव्यय भी होता है और उसकी प्रधानता भी होती है, वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। कर्मधारय समास में बेटा क्या होता है, को दिया गया होता है। द्वंद्व समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है, वो कहता है भैया हम बहादुर हैं, वो कह रहा है हम बहादुर हैं, मेरी चलेगी मेरी चलेगी, मतलब दोनों पद जहाँ प्रधान होते हैं वहाँ पर आपका द्वंद्व समास होता है। बहुब्रीहि समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है, किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है। अगला प्रश्न है, नहीं तो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा भाई। कोप शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है। कोप शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो बेटा कोप का जो पर्यायवाची है वो अमरस है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। कोप का पर्यायवाची क्या है बेटा, अमरस है। पर्यायवाची का मतलब होता है समान अर्थ देने वाले शब्द। चलो यहाँ तक समझ में आ गया। अगला प्रश्न बेटा आंखें दिखाना, क्या है बेटा, आंखें दिखाना मुहावरा का अर्थ में कौन सा प्रयुक्त, मतलब एक्चुअली कहना चाहता है इसका अर्थ क्या है। मैं सीधे सीधे बात करूँ ना तो अर्थ क्या है वो आपसे ही जानना चाहता है। दुनियादारी की बातें लिखी उस पर मत जाओ। अब मुहावरा क्या होता है? मुहावरा बेटा एक वाक्यांश होता है, अपने आप में पूर्ण वाक्य नहीं होता, लेकिन जो लोकोक्ति होती है वो अपने आप में एक पूर्ण वाक्य होती है। कंफ्यूज मत करना, बहुत प्रश्न पूछा जाता है। तो आंखें दिखाना, आंखें दिखाना इसका मतलब क्या है, लज्जित करना, स्वागत करना, सावधान करना, क्रोध से देखना। आपने घूर के देख लिया तो सामने वाले कह रहा है आंखें दिखा रहे हो, मतलब
क्रोध से देख रहे हो, है ना। तो इस तरीके से क्रोध से देखा ना करो भाई, बहुत नुकसान हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि प्रधान अध्यापक की बातें सुनकर, प्रधान अध्यापक भी हो सकता है या मिक्स कर देगा तो प्रधानाध्यापक भी हो जाएगा, ठीक है। बातें सुनकर मैं शर्म के मारे चुप हो गया। काम है ऐसा किया होगा तो बेटा शर्म तो आएगी ना, नालायक भी कम थोड़ी ना हो। वाक्यांश का भाव किस मुहावरे से व्यक्त होता है? मतलब शर्म के मारे आप चुप हो गए तो आकाश पाताल एक कर गया। यार आकाश पाताल से तो लेना देना है नहीं, सो ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल कट होने वाला है। अब क्या है, ऐसा काम किया लज्जित होने वाला, हरकतों से बाज आते नहीं हो, बाकी तुम समझ रहे हो, ठीक है। तो अपना सा मुँह लेकर रह जाओगे, बिल्कुल रह जाओगे, क्योंकि काम करोगे ऐसा तो दंड मिलेगा वैसा, और बेटा जायज़ सी बात है मुंह भी लेकर रह जाओगे वैसा। तो अपना सा मुंह लेकर रह जाना, शर्म के मारे चुप हो जाना, इसका सही अर्थ है। आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। अपना उल्लू सीधा करना, इसमें मैंने अपना उल्लू कहाँ सीधा कर लिया, सामने वाला डांट डांट के तो मुझे सीधा किए दे रहा है, ठीक है। उल्टी गंगा बहाना, मौका नहीं है उल्टी गंगा बहाने का, अपनी ही चलाना। कहाँ चला लोगे अपनी, बताओ, चला पाए हो? धमधमा के धर देंगे, ठीक है। तो समझ सकते हो। तो राइट आंसर यहाँ पर बेटा कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी है, अपना सा मुंह लेकर के रह जाना, ठीक है। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव दिया गया है? संस्कृत के शब्द हैं, उनका परिवर्तित करके हम हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं। संस्कृत का विकृत अवस्था में हम हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं, वो बेटा आपका तद्भव होता है। मोस्टली जो वर्तमान में हम शब्दों का प्रयोग करते हैं वो बेटा आपके तद्भव ही है, ठीक है। क्योंकि इतने अच्छे बच्चे हम रहे नहीं कि हम संस्कृत आर्यों वाली भाषा का प्रयोग करें, क्योंकि मोस्टली हम हिंदी के तद्भव शब्दों का ही प्रयोग करें। तो अब देखो यहाँ पर कह रहा है तद्भव कौन सा है, 17 नंबर का प्रश्न है। तो मधुप बेटा आपके यहाँ पर तत्सम है, ये तत्सम है आपका। भ्रमर भी तत्सम है, मधुकर भी है, और यहाँ पर जो भौरा दिया गया है, बोलते नहीं हो, भौरा उड़ रहा है, भौरा, है ना। तो ये वर्तमान में प्रयोग करते हो कि नहीं करते हो? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका सही है, तद्भव है। अगला बेटा प्रश्न दिया गया है कि थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा इसे, हाँ ये बेटा ध्यान से देखो। प्रश्न दिया गया है आपका कि तमस शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तमस का समानार्थी का मतलब होता है समान अर्थ देने वाला। कौन सा शब्द है आपसे ये जानना चाहता है। तो बेटा तमस का मतलब होता है ना अंधकार। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके इंतजार में और आप उस प्रश्न के इंतजार में, और प्रश्न सामने आ चुका है। दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य का चयन कीजिए। तलवार एक उपयोगी फौलाद है। अरे अरे अरे, फौलाद बिल्कुल बेबुनियाद है यार, बिल्कुल गलत दिया गया है। सही वाक्य का चयन करना है। फौलाद मतलब क्या है? तलवार एक उपयोगी अस्त्र है। अब कंफ्यूज करोगे, अस्त्र है कि शस्त्र है, अब बताओ। तो बेटा जो तलवार है ना, ये जो तलवार है ना, ये वाली जो तलवार है, ये जो तलवार है ना, वैसे उतनी अच्छी बनी नहीं है, हाकी जैसी बन गई है, काम चला लेना, ठीक है। ये जो तलवार है बेटा ना, ये एक शस्त्र है। क्या है? शस्त्र है। सा से याद रखना, साथ में। तलवार को फेंक के नहीं मारते हो, वो दिखा देते हैं, वो अलग बात है। हाथ से छोड़ दोगे तो नुकसान न हो जाएगा, हाथ में रहेगी। जो तुम्हारे साथ, सा से साथ, सा से शस्त्र होती है। और जो अलग हो जाए, आ से अलग, आ से क्या होता है? अलग, तो वही आपका क्या होगा? वो अस्त्र होता है। जो अलग हो जाए मतलब जिसको आप फेंक के मार दो, चला दो, जो आपसे अलग होकर के दुश्मन पर हमला करे या आपकी सुरक्षा करने का काम करे, वो बेटा आपका अस्त्र होता है। जो साथ में रहे वो शस्त्र होता है। तलवार भैया हाथ में रहती है, हाथ में रहती है मतलब साथ में रहती है, साथ में रहती है मतलब जायज़ सी बात है कि शस्त्र है। ओके, अगला सवाल आपके सामने बेटा। प्रश्न दिया गया है, रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। उपरयुक्त शब्द शक्ति को पहचाना। अरे कौन सी शब्द शक्ति है भैया? लक्षणा का प्रयोग है, अभिधा का प्रयोग है,
व्यंजना का प्रयोग है। एक्चुअली आपकी 3 शब्द शक्ति का मोस्टली हम प्रयोग करते हैं। आपकी अभिधा भी होती है, व्यंजना भी होती है, लक्षणा भी होती है। डेडिकेटेड वीडियो इस पर भी ऑलरेडी है, ठीक है। तो रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। लक्षण वाली बातें हो रही हैं, तो लक्षणा शब्द शक्ति का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है बेटा कि जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है उसे क्या कहा जाता है। मतलब जिस मूल शब्द में आप विकार पैदा करोगे उसके बाद आपकी क्रिया का जन्म होगा, तो वो एक्चुअली में वो मूल शब्द है कौन सा, वो आपसे कह रहा है। तो मूल शब्द वो कौन सा होता है बेटा, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो वो बेटा जो मूल शब्द है जिससे मिलने के बाद आपकी क्रिया का जन्म होता है, वो आपकी एक्चुअली में यौगिक धातु के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। बाकी आप अपने विचार दे सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। किसी प्रकार का कोई संदेह है, डाउट है, ठीक है, कमेंट बॉक्स क्योंकि खाली है, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्य में किस लोकोक्ति का प्रयोग होगा। ये जो वाक्य दिया गया है यहाँ पर कौन सी लोकोक्ति का प्रयोग है। तीर्थों के पंडे पुजारी प्रायः ऐसे यजमानों की खोज में रहते हैं, डैश डैश हो। आँख के अंधे गांठ के पूरे। अरे ऐसे लोग जो अंधविश्वास को मानने वाले हों, कोई थोड़ा सा बरगरा ले तो बस टहल जाएं, उन्हीं की बातों को सही मान लें। तो पंडे पुजारी बेटा जायज़ सी बात है, आँख के अंधे गांठ के पूरे, पैसा वाले लोगों की तलाश में रहते हैं और उन्हीं को पकड़ करके अपना काम निकाल लेते हैं, सीधा कर लेते हैं, पैसा निकाल लेते हैं बस, क्योंकि वो उनका अपना क्या होता है, आज की भाषा में अगर मैं बोलूँ तो धंधा ही होता है, ठीक है। एक तरीके से धंधा है, रोजी रोटी का बस समझ लेना कि जुगाड़ करते हैं वो लोग, इसी तरीके से करते हैं। चलो अगला प्रश्न बेटा दिया गया है कि अगला प्रश्न है कि हिंदी की सा ध्वनि किस प्रकार की ध्वनि में आती है। क्या मूर्धन्य में आती है। मूर्धन्य तो नहीं है भाई, मूर्धा का प्रयोग तो है नहीं। तालव्य में आती है, तालु के अंतर्गत आती है, तो तालव्य में तो आती है भाई, बिल्कुल सही बात है। इस यज्ञ तालव्य के अंतर्गत आपका जो है ई स यज्ञ, ये सब आपके जो है ना तालव्य के अंतर्गत आते हैं, तालव्य के अंतर्गत आते हैं। ओके, तो बस ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण ओष्ठ्य नहीं है। मतलब जिसमें ओठ का प्रयोग होता है ना, वो कौन सा नहीं है। मतलब 3 तो हैं लेकिन चौथा वाला नहीं है, वही आपका सही है। तो निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण ओष्ठ्य नहीं है। माँ, बा, आ, उ। आ, मैं देखो बोल रहा हूँ, ध्यान से समझना। 24 नंबर का प्रश्न है, आंसर निकाल लोगे, ध्यान समझना। आ, अरे ओठ जिसमें गोल मटोल हो जाए, आ में तो गोल हो ही नहीं रहे। आ कहाँ गोल हो रहे हैं भैया, बस गोल मटोल नहीं है। मतलब जहाँ पर गोल मटोल का हो झोल, समझ लेना वहाँ पर ओष्ठ्य तो नहीं है। अब म गोल मटोल, अभी देखना, बा गोल मटोल, उ गोल मटोल, लेकिन इसमें नहीं हो रहा। आ पूरा मुंह खुल जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलो 25 नंबर का प्रश्न दिया गया है कि हिंदी दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है बेटा, तो 14 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को आपकी जो हिंदी है उसे राजभाषा का दर्जा दिया गया था आपके भारतीय संविधान में, और अनुच्छेद 343 के आसपास इसके बारे में जानकारी मिलती है। अब अगर बात करें वैश्विक स्तर पर, अगर यहाँ पर हिंदी दिवस की जगह में लिखा होता विश्व हिंदी दिवस, क्या लिखा होता बेटा, विश्व हिंदी दिवस, तो वो आपका बेटा 10 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 10 जनवरी को
विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है? तो ये इसको भी याद रखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, और भारत वाला मनाया जाता है 14 सितंबर को। ठीक, चलो कहाँ तक जाओगे हमारी नज़रों से बच के, हम तो तुम्हें खोज निकालेंगे जानी। ये रहा प्रश्न अगला। हमेशा आनंद का अनुभव करना, हमेशा आनंद का अनुभव करना मतलब क्या बात है? ऐसा व्यक्ति तो समझ लेना बिरले ही मिलेगा, मुश्किल मिलेगा आपको। हमेशा आनंद का अनुभव करे, सदा दिवाली संत की 12 मास बसंत। अब भैया क्या कर रहा है? हमेशा मतलब हर समय, मतलब साल के 12 महीना, वही तो लिखा है, सदा दिवाली संत की 12 मास बसंत। क्या बात है, यही तो सही है। संत की पूरे का पूरे साल दिवाली बनी रहती है, मतलब मस्त रहता है, खुश रहता है, ऐसा भैया तो कोई है नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर करेक्ट है, आगे बढ़ने की आवश्यकता हमें है नहीं। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, विद्याधन आलय शब्द में है। विद्याधन आलय बराबर आपका विद्यालय दिया गया है, और आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर कौन सी संधि है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर स्वर संधि है। जो संधि होती है वो दो समीपवर्ती वर्णों का मेल होता है, उसके बाद विकार या परिवर्तन होता है, वहाँ पर बेटा आपकी संधि होती है। संधि आपकी 3 प्रकार की होती है, एक स्वर संधि भी होती है, दूसरी व्यंजन संधि है, और तीसरी विसर्ग संधि है। ठीक है, स्वर के बाद में स्वर आएगा, विकार परिवर्तन स्वर संधि, स्वर के बाद में व्यंजन के बाद में स्वर या व्यंजन आए तो व्यंजन संधि। डेडिकेटेड वीडियो यार बनाए, चलो देख लेना। ओके, तो विद्यालय की यहाँ पर बात है। विद्यालय में आप देख रहे हो यहाँ पर बड़ा बड़ा हो गया, मतलब जिस संधि में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़े बड़े वाले हो जाएं, मतलब दीर्घ वाले हो जाएं, तो यहाँ पर आपका क्या होगा? दीर्घ स्वर संधि होगी। तो दीर्घ स्वर संधि, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर, डी बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर। ठीक, अगला प्रश्न है बेटा, सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद करना है। सूर्योदय, सूर्योदय, मुझे ध्यान से सुनिएगा, सूर्य धन उदय, सूर्योदय, सूर्योदय क्या लिखा हुआ है? इसे हम तोड़ेंगे तो क्या टूटेगा? सूर्य धन उदय में टूट जाएगा। और जहां तुमको ना सूर्य धन उदय मिल जाए वही तुम्हारा सही है, और ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, सूर्य धन उदय सूर्योदय का संधि विच्छेद है। ओके, चलो अगला प्रश्न है बेटा, श्रृंगार का स्थायी भाव क्या होता है? हमेशा ध्यान रखना, श्रृंगार ऐसे ही लिखा जाता है जैसे तुम्हारे सामने लिखा है, ध्यान से देख लो, ऐसे ही लिखा जाता है। हमेशा श्रृंगार को ऐसे करके ही लिखा जाता है। बहुत वर्तनी सुधार में आता है, शुद्ध वर्तनी में आता है, ये गा से गमला है। ठीक है, श्रृंगार ऐसे, ये यहाँ पर क्या करना ना, ऐसे ऐसे करके ऐसे न फाड़ना, फिर ऐसे मत लगा देना। ये जो श्रृंगार है ना, ये बेटा आपका गलत होता है, सच्ची मुच्ची का यही वाला होता है। तो अब कह रहा श्रृंगार रस का बेटा जो स्थाई भाव है ना, वो रति होता है। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। हास्य रस का हास होता है। क्रोध किस में आता है? किस में आता है भाई? उत्साह तो भैया वीरों वाला काम होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा रस है, चयन कीजिए। निशिदिन बरसत नयन हमारे, बड़ी दुख की बातें हैं। और जब भगवान श्री कृष्ण गोपिकाओं को छोड़ करके चले जाते हैं, ठीक है, मैं बोलने में थोड़ा फंस गया, तो गोपिकाओं को छोड़ करके चले जाते हैं, और जब उद्धव को भेजते हैं कि जाओ जरा ले करके वहाँ पे आओ, क्या हाल चाल है, कैसा है, सब वहाँ पे चल रहा है, तब वो जाते हैं। तब गोपिकाएं अपनी बात बताती हैं कि निशिदिन बरसत नयन हमारे, सदा राहत पावस ऋतु हम पर, जबते श्याम सिधारे। हमेशा क्या होता है, हमारे नयनों से वर्षा होती रहती है, बरसते रहते हैं, मतलब आंसू बहते रहते हैं वियोग में। ओके, अब यहाँ पर कौन सा रस होगा यार, सोच के देखो, करुण रस होगा। दुख, करुण रस की अवस्था बेटा तब होती है ना जब कोई व्यक्ति मर जाता है। तो 30 नंबर का प्रश्न में ऐसी स्थिति तो है नहीं मरने वाली कि बिल्कुल हमेशा के लिए चला गया, ना। तो ऑप्शन नंबर ए तो कट हो जाएगा, करुण रस यहाँ पर नहीं है। क्रोध आएगा, अरे क्रोध कहाँ, क्रोध आएगा तो रो रहा होता, क्या तमतमा रहा होता, आंखें लाल, नाक फड़क रही होती, वो बड़बड़ा रहे होते, ये सब तो रौद्र रस तो यहाँ पर है नहीं।
वियोग श्रृंगार है। श्रृंगार रस के दो भेद हैं बेटा, एक आपका संयोग श्रृंगार है, दूसरा आपका वियोग श्रृंगार। यहाँ पर क्या है, विच्छेदन हो गया है, मतलब श्री कृष्ण चले गए हैं और गोपिकाएं यहाँ रह गई हैं, वियोग की अवस्था है यहाँ पर। तो यहाँ पर वियोग श्रृंगार बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अद्भुत रस वाली तो बात ही नहीं है यहाँ पर, तो इसका आंसर तो आपने बड़ी आसानी से और बड़ी मेहनत से निकाला है, इतनी आसानी से नहीं निकलेगा, ठीक है, क्योंकि पढ़े होगे तो निकलेगा, नहीं तो भैया नहीं निकलेगा, फंसेगा भी, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मतलब कह रहा है मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति होई, ऐसा मीराबाई जी कह रही हैं। तो अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कौन सा रस है यहाँ पर बेटा श्रृंगार रस है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर भी बिल्कुल राइट आंसर है। शांति की बात है नहीं, किसी व्यक्ति के मरने वरने वाली बात है नहीं, हंसने वाली कोई बात है नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया। चलो अगला प्रश्न भी निपटा लेते हैं, 32 नंबर वाला प्रश्न बेटा कि छंद पढ़ते समय आने वाले जो विराम होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है। जब आप छंद को पढ़ रहे होते हैं तो जो विराम मिला करते हैं वो एक्चुअली क्या कहलाते हैं, वो ये आपसे जानना चाहता है। तो बेटा छंद को जब पढ़ रहे होते हो ना, जो हमें विराम प्राप्त होता है वो विराम एक्चुअली में यति होता है। क्या होता है, यति होता है। छंद में यति गति तुक गण सब होते हैं, लेकिन जो विराम होता है उसे यति के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी 32 नंबर प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला बेटा सवाल है आपके सामने, उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप होने पर क्या होता है। मतलब उपमेय में उपमान का अभेद आरोप कर दिया गया है तो वहाँ पर एक्चुअली में अलंकार कौन सा होने वाला है, वो ये आपसे जानना चाहता है। तो वहाँ पर बेटा रूपक अलंकार होगा। यहाँ पर रूपका अलंकार लिखा है, मतलब रूपक और अलंकार को मिक्स कर दिया है, तो एक तरीके से संधि बना डाली है उसने, ठीक है। तो रूपका अलंकार बना दिया है, मतलब रूपक अलंकार होगा। जहाँ पर उपमेय में उपमान का अभेद आरोप होता है वहाँ पर यही अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर बी 33 नंबर का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्या है प्रश्न, उस पर चलते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न लग रहा है, हाँ क्या बात है, देखो ध्यान से समझना, मज़ा आ जाएगी। प्रश्न है, बिनु पद चलें सुने बिनु काना। मतलब पैर नहीं हैं फिर भी चलते हैं, सुने बिनु काना मतलब कान भी नहीं है लेकिन सुन रहे हैं। तो आप कहोगे ये कैसी बात हो गई यार, पैर ही नहीं चल रहा है, कान है नहीं सुन रहा है। और कर बिनु कर्म करें विधिनाना, हाथ भी नहीं है लेकिन भांति भांति प्रकार के कार्य करने में भी सक्षम है, कार्य भी हो रहे हैं। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि भैया अलंकार बता दो कौन सा है। तो यहाँ पर क्या होता है ना, विभावना अलंकार है, जहाँ पर है नहीं लेकिन तब भी सारे काम निपटते जा रहे हैं ना। पैर नहीं है चलने का काम हो रहा है, कान नहीं है लेकिन सुनने वाला काम हो रहा है, हाथ नहीं है फिर भी सारे काम हो रहे हैं। मतलब जहाँ पर इस तरीके की अवस्थाएं हो विभावना होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल राइट आंसर है। सेशन बहुत ही शानदार है, अंत तक बने रहिएगा, बस सब कुछ करके आओगे। निम्नलिखित में से संकर शब्द कौन सा है। संकर शब्द का बेटा यहाँ पर चुनाव करना है कि एक्चुअली में संकर शब्द कौन सा है। तो चुगल और खोर दो शब्दों से मिलकर के बना है, चुगल और खोर, वो बेटा क्या होता है, संकर शब्द होता है। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका संकर शब्द है। बाकी तो नहीं है लेकिन ये आपका संकर है क्योंकि दो शब्दों से मिक्स होकर के इसका निर्माण हुआ है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर का प्रश्न क्या कहता है जरा देखो और पढ़ो, और उसके बाद क्या करना है, वही पुराना काम आंसर करना है। ठीक, चलो प्रश्न है कि वाक्यांश के लिए दिए गए विकल्पों में से प्रयुक्त शब्द का चुनाव करना है कि एक्चुअली जो वाक्यांश दिया गया है इसके लिए कौन सा शब्द उपयुक्त है। 36 नंबर का प्रश्न बेटा, विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष विद्वतापूर्ण जो भाषण दिया जाता है उसे क्या कहते हैं। विशिष्ट अवसर पर, अब विशिष्ट लोगों के सामने जो बेटा विद्वतापूर्ण भाषण दिया जाता है ना
उसे अभिभाषण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। तो इसका तो क्लियर हो गया। अगला है जिसके पास कुछ भी ना हो। यार कुछ नहीं है, कुछ भी का मतलब कुछ भी नहीं है, तो वो व्यक्ति बेटा अकिंचन होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट है। जिस व्यक्ति के पास कुछ नहीं होता वो अकिंचन होता है। ठीक है, जिसके पास कुछ नहीं होता। अब आप कहोगे जिसका कोई नहीं उसका ऊपर वाला। हाँ ठीक है, मैं मान लेता हूँ जिसका कोई नहीं है उसका ऊपर वाला है, लेकिन यहाँ पर बात कर रहा है उस शब्द समूह के लिए शब्द बताना है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है, आदि से अंत तक, क्या बात है, आदि मतलब शुरुआत से अंत तक को आद्योपांत कहते हैं। मतलब शुरुआत से लेकर के अंत तक को आद्योपांत के नाम से जाना जाता है। जिसकी आशा न की गई हो। अब क्या हुआ कि रिजल्ट आने वाला था और आपने सोच रखा था, क्योंकि मैंने बताया था आपने पढ़ाई करी नहीं, अब मामला फंस गया। अब रिजल्ट आने वाला है तो जिसकी आशा न की गई थी वही होगा। तो अब भैया क्या होगा, अब क्या होगा, तो वही होगा जो मंजूर डैड डैश होगा, है ना। तो इसका राइट आंसर है अप्रत्याशित होता है। कौन सा होता है बेटा, अप्रत्याशित होता है। मतलब जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित होता है। ओके चलिए, तो इसका तो ये राइट आंसर हो गया। अब अगला 40 नंबर वाला प्रश्न दिया गया है कि बस 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 हो गया। प्रश्न है कि पृथ्वी के 3 ओर पानी वाला स्थान, मतलब पृथ्वी है और उसके 3 तरफ पानी है। यार यहाँ पानी है, ये एरिया केवल बाकी बाकी बचा हुआ है, ये वाला केवल बचा हुआ है, ये बचा हुआ है। 3 तरफ पानी पानी नजर आ रहा है। अब उसे क्या हम द्वीप कहेंगे क्या, तो उसे द्वीप नहीं बोला जाता बेटा, उसे द्वीप नहीं बोला जाता, उसे प्रायद्वीप बोला जाता है। और आप बार बार सुनते होंगे भारत किस प्रायद्वीप में स्थित है, पढ़ते हो ना। 3 तरफ से पानी पानी नजर आता है कि नहीं आता है। चलो खैर वो तो बात की बात है, उसे बेटा प्रायद्वीप बोला जाता है, बस इतना सा समझ लो। ओके चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं और उसे भी क्या करते हैं, डिसम डिसम करते हैं। ये प्रश्न बेटा दिया गया है, एक्चुअली यहाँ पर क्या है ना, एक गद्यांश दिया गया है और आपसे कह रहा है भैया इसको पढ़ो और भैया लोग आंसर वांसर करो इसके फटाफट क्या होंगे सही सही। ठीक, चलो इसे पढ़ते हैं बेटा। ये आपका गद्यांश है। हमारी हिंदी सजीव भाषा है, आरंभ से ही यह गतिमान रही है, इसी कारण इसने अरबी फारसी आदि के संपर्क में आकर इनके तो शब्द ग्रहण कर लिए, अब अंग्रेजी के भी शब्द ग्रहण करती जा रही है। इसे दोष नहीं गुण ही समझना चाहिए, क्योंकि अपनी इसी ग्रहण शक्ति से हिंदी अपनी वृद्धि कर रही है। हास नहीं हो रहा, नुकसान नहीं हो रहा है। ठीक है, ज्यों ज्यों इसका प्रचार बढ़ता जाएगा त्यों त्यों इसे नए शब्दों का आगमन होता जाएगा। हमें तो केवल इस बात का ध्यान रखना है कि सम्मिश्रण के कारण हमारी भाषा अपने स्वरूप को तो नष्ट नहीं कर रही है, कहीं अन्य भाषाओं के बेमेल शब्दों के मिश्रण से अपना रूप विकृत तो नहीं कर रही है। ये आपके सामने एक गद्यांश दिया गया है। बेटा मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि अगर इस तरीके का गद्यांश आपकी नज़रों के सामने आता है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्रश्नों को पढ़ लेंगे, उसके बाद गद्यांश को पढ़ेंगे, फटाफट आंसर को टिक करते हुए आगे बढ़ जाएंगे, आसानी हो जाएगी। बाकी आप अगर सक्षम हैं तो आप पहले गद्य को पढ़ लें फिर आंसर कर लें, वैसे प्रश्न को पहले पढ़ना चाहिए, आंसर करने में सुविधा होती है। हिंदी में प्रचलित अंग्रेजी शब्द कहे जाएंगे, मतलब हिंदी में बेटा जो अंग्रेजी के शब्द हैं उन्हें किस नाम से जाना जाएगा। अब आप सभी जानते हो अंग्रेजी के जो शब्द हैं बेटा वो विदेशी भाषा के शब्द हैं, हमारे भारत देश की किसी भाषा के शब्द तो हैं नहीं, तो देसी शब्द में तो आएंगे नहीं, तत्सम में आएंगे नहीं, तद्भव में आएंगे नहीं, तो जाएंगे कहाँ भाई, आप विदेशी में जाएंगे तो विदेशी शब्द कहे जाएंगे, या कह सकते हैं विदेशज शब्द के अंतर्गत अंग्रेजी आपकी आएगी। इसके ऑप्शन है, हाँ ठीक है। ज्यों ज्यों हिंदी का प्रचार बढ़ेगा, अब आप बताओ हिंदी का प्रचार बढ़ रहा है, तो अगर हिंदी का प्रचार बढ़ेगा तो एक्चुअली में होगा क्या, तो नए शब्दों का आगमन होगा। यार स्वाभाविक सी बात है, जैसे जैसे प्रचार बढ़ेगा
लोग जुड़ते जाएंगे। अब यहाँ पर हिंदी की बात है तो यहाँ पर शब्द जुड़ते जाएंगे, है ना। तो नए नए शब्दों का आगमन होगा। 42 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखो ये मैंने पैराग्राफ पढ़ा है, उसके अकॉर्डिंग मैं आंसर आपको करवा रहा हूँ, लेकिन मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना है और किस तरीके से करना है। ये क्या हो गया भाई, ओके। हास का अर्थ बताना है। क्या लिखा हुआ है बेटा, हास का अर्थ बताना है। हास का मतलब क्या होता है, नुकसान, हंसने वाला नहीं है, हरास है, हास नहीं है। हास तो हास रस का स्थाई भाव हो गया, अभी मैंने पढ़ाया था, ठीक है। हरास लिखा हुआ है। हरास का अर्थ क्या है, हंसी। हंसी कहाँ है भैया, हंसी ना ना, क्षति, क्षति। 43 का बिल्कुल बी सही है। हरास का मतलब हो गया क्षति, मतलब नुकसान। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, सजीव भाषा का क्या अर्थ है। सजीव भाषा का मतलब क्या होता है भाई, सजीव भाषा का मतलब क्या होता है। सजीव भाषा का मतलब होता है गतिमान भाषा। सजीव भाषा का मतलब होता है गतिमान भाषा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 45 नंबर का प्रश्न बेटा आपके सामने है और इसे ध्यान से देखिएगा। प्रश्न है कि शब्द ग्रहण दोष क्यों नहीं है, गुण कैसे है। मतलब शब्दों को ग्रहण करना एक दोष के अंतर्गत नहीं आता है, ये आप बताओ क्यों ऐसा है भाई। तो इसका कारण है मेरे बच्चों, क्योंकि शब्द भंडार भाषा की समृद्धि का परिचायक होता है। ये बात बिल्कुल सही है, यही बिल्कुल सही है आपका, क्योंकि जो शब्द होते हैं उनका भंडार किसी भाषा को समृद्ध बनाने का काम करता है। अथाह शब्दों का भंडार होना चाहिए, और वही क्या है, इसीलिए एक गुण है, कोई दोष नहीं है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आगे जो है हम नहीं जाएंगे, आगे से हमें मतलब भैया है नहीं, ठीक। चलो अगला प्रश्न है कि खड़ी बोली में सर्वप्रथम लोक कवि कौन माने जाते हैं। अच्छा कह रहा है खड़ी बोली में सर्वप्रथम लोक कवि एक्चुअली हैं कौन से, ये आपसे प्रश्न किया गया। 46 नंबर का प्रश्न है, मतलब लास्ट पे हम पहुंच रहे हैं। तो इसका राइट आंसर है बेटा मैथिली शरण गुप्त। खड़ी बोली में अगर हम बात करें प्रथम सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि की, तो मैथिली शरण गुप्त का नाम आता है। सो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। ये भैया क्या है ना, लेखक और उनकी रचनाएं ये हमें रटनी पड़ती हैं, इनका कोई शॉर्टकट नहीं होता है। कहाँ चला गया भाई, आगे आ जा। कौन सा प्रश्न है यार, 46 नंबर का, आगे कहाँ गया ये। अच्छा यहाँ पर है, ठीक है। मैंने सोचा कहाँ गया भाई, कहाँ गया कहाँ गया। ये 47 नंबर का प्रश्न आ गया आपके सामने, ठीक है। प्रश्न है कि सबसे पहले आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी थी। मतलब हिंदी में सबसे पहले आत्मकथा लिखने का काम किसके द्वारा किया गया था, तो श्याम सुंदर दास के द्वारा किया गया था। सो ऑप्शन नंबर ए 47 का बिल्कुल राइट आंसर है। 48 नंबर का प्रश्न बेटा दिया गया है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला उपनाम है को कैसा कवि माना जाता है। मतलब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को किस प्रकार का कवि माना जाता है, क्रांतिकारी, भाग्यवादी, अवसरवादी या फिर पलायनवादी। ये प्रश्न आपसे किया गया है। तो इसका राइट आंसर है बेटा इन्हें क्रांतिकारी कवि के रूप में प्रसिद्धि मिली हुई है। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, मैंने बोला रचनाएं और कवि के बारे में भाई याद करना पड़ेगा। शॉर्टकट के चकल्लस में मत पढ़ना, नहीं तो दिक्कत हो जाती है। शॉर्टकट हमेशा पेपर में फंसा देगा और उसके बाद कोई लॉन्ग कट मिलने वाला नहीं है, क्योंकि बार बार परीक्षाएं होती नहीं। छोटी सी गलती आपके लिए भारी हो सकती है, ठीक है। चलो अगला है कि प्रेमचंद्र शताब्दियों से पददलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज़ थे। प्रेमचंद्र ये लिखा हुआ है, या किसका कथन है। ये कथन एक्चुअली में किसने कहा था, ये आपसे कह रहा है। तो ध्यान से देखना, संपूर्णानंद के द्वारा कहा गया था। शायद ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट है। अगर इसमें कोई संशोधन की गुंजाइश हो तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि कवि बिहारी का जन्म कहाँ हुआ था। यार बिहारी लाल का जन्म कहाँ हुआ था, कहाँ हुआ था बताओ। तो बिल्कुल राइट आंसर है ग्वालियर में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। तो इस तरीके से फटाफट अंदाज में और फटाफट क्या विस्तार पूर्वक अंदाज में हमने 50 क्वेश्चंस को क्या किया है, कवर किया है। अब एक्चुअली में आपका स्कोर कितना है, ये क्वेश्चन मार्क आपके कमेंट की प्रतीक्षा कर रहा है। और इस तरीके की वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।